अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आशिम निसार आज फिर से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है जेकेपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो 23rd को है, 23rd फरवरी। इसकी नोटिफिकेशन हमें आ गई है, बस लास्ट के 20-22 दिन बचे हैं। ठीक है, उसी रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। मेजरली बात क्या है, मैं आपको थोड़ा सा वही मोटिवेट करने के लिए आया हूँ कि आपको बताऊँ कि आप इस टाइम पे क्या आपकी हल्की फुल्की दिमाग में स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एग्जाम को लेके। कुछ ज़्यादा मैं पढ़ाई के बारे में उतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हल्की सी बस कुछ मिनट की आपसे बात करूँगा। हम सब लोग, जितने भी लोग, हम सब लोगों ने ये जेकेपीएससी वाले पे करा है, वो सब लोग इस फेज से गुजरे हैं। अभी सब लोग बड़े खौफजदा होंगे, एक्साइटेड भी होंगे। कुछ लोग जो बड़े कम लोग रहते हैं, मेजरली लोग ज़्यादातर खौफजदा ही रहते हैं इस टाइम पे कि अब क्या होगा, प्रीलिम्स आ रहा है। सबसे पहली बात, खुद पे भरोसा। क्योंकि जो इंसान खुद पे भरोसा रख सकता है वही फिर अपना जितना भी उसके पास पोटेंशियल है, जितनी भी उसने मेहनत करी हुई है, वो सब उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। ठीक है, मेरा मानना यह है कि अ, आप सब लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी पूरी डेडिकेशन से इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आप सब लोग इसको क्वालिफाई करने के लिए मतलब बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, और आप सब लोग क्वालिफाई कर भी सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रीलिम्स का जो रेशो है, जिन लोगों को प्रीलिम्स में लेते हैं 1:25 भी कभी कभार रेशो रह लेता है, तो मेजरली 1:25 ही शायद इस बार भी है। तो काफ़ी सारा एक स्कोप बन जाता है, एक काफ़ी सारे ज़्यादा नंबर में ये प्रीलिम्स में ले लेते हैं। इस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा रखना है कि जितने भी आप लोगों ने प्रिपेयर करा है उस पे पूरा यकीन रखना है कि बस यही करना था। अगर आप लोगों ने जो एक गाइडेंस, जो एक पाथ हर एक क्वालिफायर ने, या जो कि स्ट्रैटेजी है, अगर आपने उस चीज़ पे पूरा उसको फॉलो कराया है, तो फिर उससे अलावा और करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इस टाइम पे मेजरली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे जो लास्ट के दिनों में अगर आपको कोई भी कोई नई चीज़ बोलने के लिए आए, जैसे अगर मेरी अभी बात कोई आपको कंट्रडिक्ट कर रही है, जो आपने अभी तक रीच करा है, जो आपने अभी तक इस एग्जाम के लिए सोचा था, या जो अभी तक आप कर रहे थे, अगर उसके साथ कंट्रडिक्ट कर रहे हैं तो मेरी बात को आप साइडलाइन कर दीजिएगा। जो चीज़ आप फॉलो करते आ रहे हैं पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से, जितने टाइम से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो चीज़ आप फॉलो करते आ रहे हैं, उसी चीज़ को इन दिनों भी फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस टाइम पे बीमार भी नहीं होना है, और जो आपकी नॉर्मल जो आप डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ पे लगे रहना है। बस एक चीज़ मैं अलावा थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ में आपने थोड़ा कम ध्यान दिया है, वो मैं क्या बोलूँ इस टाइम पे, कि पेपर सॉल्विंग आप इन दोनों मेरे हिसाब से कर लेना। काफ़ी सारे लोग नहीं करते लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि जब लास्ट के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रहता है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि सिलेक्ट भी हुए। मैं अपना बताऊंगा, मैं लास्ट के मंथ क्या है, पूरा उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, उसी टाइम पे डेली बैठना, सुबह 2 घंटे के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे आप यूपीएससी का ले ले, जेकेपीएससी का ले ले, या आपका मॉक ले ले। मैं मेजरली यूपीएससी के पीवाई क्यूज करता था, तो उसी टाइम पे आप अगर पीवाई क्यूज पुराने देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको चेक भी कर लेना। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस भी चेक करना, ये बस सॉल्व नहीं, प्रॉपर 2 घंटे आराम से बैठ के एक पूरा एग्जाम माहौल बना के, सामने वॉच रख के टाइमर रखते हुए, सिर्फ और सिर्फ जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, फोन बाकी सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस दूर रख के, आप इन 20 दिन, अगर आप चाहें तो लास्ट के 10-15 दिन ही आप पेपर कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल लास्ट डे तक करता था, बस वन डी डे माइनस वन डे उस दिन नहीं करता था, उससे पहले तक मैं कंटिन्यूसली करता था। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि उस चीज से मुझे लगता था मैं उस पेपर के साथ सिंक हो रहा हूं, कि उस दिन मुझे कुछ नया नहीं लगेगा, मैं कुछ नया कर रहा हूं, मेरा दिमाग ऑलरेडी उस टाइम पे सिंक होगा और उस टाइम पे अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी में वर्क करेगा। और दूसरी बात क्या मैं बोलूं, कि जो सी सैट है उसको आप इजी नहीं लेना। सी सैट जो है, अगर अभी तक आपने सी सैट हल्के में ही लिया है, ठीक है, हमें पता है डुएबल लगता है, हमें सी सैट डुएबल है। कभी कभी बार हमारा सी सैट चैलेंजिंग भी आ जाता है, बट अभी भी कुछ नहीं बीता, इट्स ओके। सी सैट का सिलेबस निकाले, आप एक बार सी सैट चेक करें, आप देखिए कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, और आप सी सैट में ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन आपका ठीक है। उसको भी एक बार नजर दे, जो हमारे जो शॉर्टकट, जो हम शॉर्ट टिप्स बनाते हैं, जो हम शॉर्ट फॉर्मूलाज बनाते हैं, एक बार ही उनको नजर दे दे। और आई वुड सजेस्ट 4 से 5 पेपर एटलीस्ट सी सैट के सॉल्व कर लेना आप एग्जाम में बैठने से पहले, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपने पहले भी करें, ताकि आप वो एक प्रैक्टिस में आ जाए। और दूसरी चीज, इस टाइम पे मेजरली आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो यही पेपर सॉल्विंग में होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर सबसे पहले जीएस 1 की बात करें, जीएस 1 में हम लोग क्या करते थे, जीएस 1 में
जैसे कि GS1 में 100 क्वेश्चंस होते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें राउंड वाइज जाना। बड़े सारे लोग क्या है, उनने पेपर पकड़ा तो पहले सवाल से ही 100 क्वेश्चन तक वो बराबर हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। बट इसमें उस मेथड से भी काफी सारे लोगों का जो प्रीलिम्स जो है वो GS1 जो है क्लियर हो जाता है। बट इसमें एक बेटर तरीका आई वुड से वो क्या रहता है कि आप फर्स्ट गो में जब आप जाए, जब आप फर्स्ट गो में कौन से जाए जो डुएबल आपको लगते हैं, जो डुएबल क्वेश्चंस है, जो आपसे सॉल्व हो जाते हैं, आप वो क्वेश्चंस फर्स्ट गो में करें। वो वैरी करते हैं 40 से 70 के बीच। 70 जो होता है वो एक्सेप्शनल, जिनकी प्रिपरेशन ऑप्टिमम रहती है, जिनको पेपर अब सिंक हो गया पूरा, जो कि बड़े सारे कम लोगों का। बट यूजुअली जैसे मैं खुद का बोलूं, मुझे 40 से 50 के बीच में मुझे फर्स्ट गो में मेरे जो पेपर जो है वो सॉल्व होता था। तो अब इसीलिए फर्स्ट गो में क्या करें, जो ना बिल्कुल आपका सवाल आया और टिक मार्क आप आंसर कर पा रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। फिर सेकेंड गो और सेकेंड शिफ्ट में अब वही क्या कहते हैं इसको, तो जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है उसमें आप यही 30 से 50 तक, ये वेरी करता है कि आपने फर्स्ट गो में कितने करे होंगे, सेकंड गो में, उस हिसाब से आप अपने सेकंड गो में कर सकते हैं। जो फर्स्ट गो है वो आपका बहुत जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। जो ये आप 40 से जितने भी आपको सवाल आते हैं, मेरा ख्याल है आपको वो 50 मिनट में उसके अराउंड, आप उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी, 50 मिनट में आपके जो है आपके वो सवाल हो जाने चाहिए। उसके बाद आप जिन सवालों पे आपको थॉट देना है, जिन सवालों पे आपको सोचना है, वो आप सेकंड गो में इन सवालों पे जाएंगे, जो आपके सेकंड शिफ्ट होगा 30 से 50। थर्ड गो भी कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग, मैं मेरे को उतना कभी टाइम नहीं मिला कि मैं थर्ड गो पे जा सकूं, क्योंकि फर्स्ट गो में मेरे 40 सवाल रहते थे, फिर सेकंड गो में मेरे से यही रहते थे 30 से 40 सवाल में और कर लेता था। हाँ, टू बी ऑन सेफर साइड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग की अगर हम बात करें कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो दैट इज आई वुड सजेस्ट 80 से 85 क्वेश्चंस मिनिमम। ये याद रखना, दिस इज मिनिमम 80 से 85 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं भी हमेशा इसी रेशो में रहता था, 82, 83, 85 एट मैक्स जो मैं भी सॉल्व करता था, ठीक है, उससे कम नहीं। बिकॉज नेगेटिव गेम भी होती है, हमें ह्यूमन एरर भी आता है, जो सवाल हमें बिल्कुल आते होंगे ओमर में मार्क करते वक्त, कैलकुलेशन में, नजर में, कुछ उस टाइम यादाश्त में, तो इतना एरर आ जाता है। मिनिमम आप 80 to 85 क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ लोग 100 भी कर लेते हैं, बट इतना भी जरूरी नहीं है कि आप पूरे 100 के 100 ही करें। नेगेटिव मार्क्स का भी ख्याल रखें, बट 80, 85, 90 भी ठीक है, 95 भी अगर किसी से हो जाता है। लेकिन अननेसेसरली स्ट्रेच आप बोले अब हम अननेसेसरली कुछ भी तुक्का दें, नहीं, वो बेटर नहीं है। अब कुछ लोगों का सवाल होता है, जनाब हमारे अगर 80 से 85 तक क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि अगर हमारे 80 से 85 पे क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं, हमारे फॉर एग्जांपल 70 क्वेश्चन ही हो रहे हैं अभी, हमें पता चल रहा है, अगर हमें अभी ही ये पता चल रहा है कि हमारे से सिर्फ 70 क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जो अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए मेजरली इस टाइम पे, क्योंकि ताकि हम एग्जामिनर के दिमाग से थोड़ा सा सिंक हो जाए। तो उस वजह के लिए हमें क्या समझना है कि या तो हमारी कंसेप्ट और क्लैरिटी में कुछ इशू है, या तो हमें कुछ ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हैं। तो उस चीज के लिए भी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप ज्यादा से ज्यादा पेपर लगाएं, जितना हो सके हर दिन पेपर लगाएं, तो उससे हमारी जो क्वेश्चन सॉल्विंग एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो सकती है। और अगर मेन पेपर में टोटल कुछ 70 सवाल ही हुए, नहीं, आपको हल्का सा रिस्क लेना पड़ेगा। मैं बोलूँ 70 क्वेश्चन करके नहीं आना, उससे ज्यादा ही आपको उस टाइम पे हल्का रिस्क लेना आना। तब भी फिर ऐसी तुक्का बिल्कुल भी नहीं कि पता भी नहीं, हमें एबीसीडी में कुछ भी आंसर क्वेश्चन पेपर देखा बिना ए पे टिक मार दी, ऐसी भी चीज नहीं करनी है, उससे भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। बट कोशिश करनी है कि हम एटलीस्ट 80 को टच कर सकें, ठीक है।
सेकंड शिफ्ट की भी बात होगी, GS1 की। अब GS2 की भी बात मैं फिर से वही बोलूंगा, उसमें भी आप प्रीवियस ईयर मेजरली क्या मैं बोलूं, अगर हम जो हमारा JKPSC का CSAT है वो UPSC के CSAT से कुछ डिफरेंट है, क्योंकि JKPSC के CSAT में हमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और UPSC के CSAT में हमें 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो उस वजह से जो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हल्का सा हमारे लिए ज्यादा बन जाता है, जो कभी कभी किसी किसी साल बहुत ज्यादा क्वालिफाइंग के लिए भी टेंशन बन जाता है। जैसे हमने देखा जो लास्ट नहीं उससे पहले वाला जो हमारा JKPSC था, उसमें हमने देखा CSAT में काफी लोगों का CSAT की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, CSAT के लिए सबसे पहले क्या, इस टाइम पे फिर से, दिस इज नॉट कि आपको मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, इस टाइम के लिए CSAT के लिए क्या, अब सिलेबस फिर से देखें। ये नहीं बोलना कि अब तो सर 20 दिन बाद एग्जाम है तो अभी क्या सिलेबस देखें, लेकिन बड़े सारे बच्चों को सिलेबस पता ही नहीं होता है। वो क्या डायरेक्ट जाते हैं, उनको लगता है कि प्रीवियस ईयर देख के ही कि हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो सिलेबस का पता नहीं हो। वहां पे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया था। आउट ऑफ सिलेबस कभी भी नहीं आएगा, मतलब बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस रहेगा जब आउट ऑफ सिलेबस JKPSC और UPSC पूछेगा। ठीक है, सिलेबस को एक बार देखिए और उसमें पता करें कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो हमारे जो टॉपिक्स है वो हम आइडेंटिफाई करें। अगर हमें लगा कि हमें जो हमारे वीक टॉपिक्स है, हमें उनमें ज्यादा टाइम लग रहा है और उनकी जो परसेंटेज है एग्जाम में जितना उनसे पूछा जा रहा है वो कम है, तो कोई बात नहीं, वी कैन ऑल्सो लेट देम गो। हमें जरूरी नहीं है कि हम 100% ऑफ सिलेबस कवर करें, बट एटलीस्ट हमें CSAT के लिए 60 to 70% ऑफ द सिलेबस, ठीक है, 60 to 70% ऑफ द सिलेबस हमें CSAT के लिए आना, एटलीस्ट हमें उस पर होल्ड होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या होना चाहिए, एग्जाम सॉल्विंग पैटर्न, कि हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे पास CSAT का पेपर आए तो हमें पहले कौन सा सेक्शन करना है, हमें कॉम्प्रिहेंसिव करना है, हमें मैथमेटिकल करना है, हमें रीजनिंग करना है, जो कि उसमें पेपर में आपको दिख जाएगा, वो अच्छे से पता चल जाती है। कुछ लोगों का होता है कि नहीं जनाब, हमें जो पहला क्वेश्चन आए कि हमें तभी से स्टार्ट करना है बराबर एंड तक। लेकिन ये चीज ये जो स्ट्रैटेजी है कि हमें कौन सा वाला करना है, इधर वी विल हैव टू स्टार्ट विद कॉम्प्रिहेंसिव, रीजनिंग, मैथ्स। ये हमें ऑलरेडी दिमाग में होना चाहिए कि जहां से जाके फर्स्ट चीज हमें कौन सी चीज अटेम्प्ट करनी है। इधर हमें पहले सारे कॉम्प्रिहेंसिव करने हैं, हमें सारी रीजनिंग करने हैं, हमें सारे मैथ्स करने हैं, या जो हमारा सवाल पहले आए कि जैसे ये चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव के 5 सवाल होते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स के 5 सवाल होंगे, फिर से कॉम्प्रिहेंसिव के 5 सवाल, फिर रीजनिंग के 5 सवाल, अगर जैसे चल रहा है अगर वैसे भी, लेकिन यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड इन दैट मैनर कि वहां पे आपको उस टाइम पे स्ट्रैटेजी ना बनानी पड़े, ये ऑलरेडी आपके दिमाग में होनी चाहिए। बट इन दिस केस आई वुड सजेस्ट वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज पे, एक ही सब्जेक्ट पे, बी इट मैथ्स, बी इट रीजनिंग, बी इट कॉम्प्रिहेंसिव, उसी पे नहीं रखना। एटलीस्ट यू नीड टू हैव अ गुड हैंड एटलीस्ट 2 में, कॉम्प्रिहेंसिव हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई भी 2 पे आपका अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। और जो JKPSC का कॉम्प्रिहेंसिव है वो डुएबल होता है, JKPSC का रीजनिंग भी डुएबल होता है, मैथ्स कभी कभार थोड़ा सा चैलेंजिंग आ जाता है कभी कभार, तो बट कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो बिल्कुल भी डुएबल होता है, कॉम्प्रिहेंसिव करे, ठीक है। और इसमें भी जैसे मेरा क्या था, मैं फर्स्ट आवर में रखता था कि मुझे जो टाइम पीरियड फिर कितना भी लगे, क्योंकि पता नहीं होता था कि अब ये कॉम्प्रिहेंसिव किस स्टैंडर्ड का पूछेगा। UPSC के हिसाब से देखे तो अच्छा खासा स्टैंडर्ड रहता था, बट अगर JKPSC की बात करें तो मैं कहता था पहले कॉम्प्रिहेंसिव करूंगा, और मैं क्या 1 घंटा रखता था कॉम्प्रिहेंसिव को, UPSC के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, मैं 1 घंटा रखता था कॉम्प्रिहेंसिव को। कई बार क्या हुआ कि 1 घंटे से पहले नहीं खत्म हो गया, और कई बार क्या हुआ 1 घंटे से ज्यादा रख लो तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव फिर वहां पे छोड़ देता, अगर लास्ट में टाइम बचा फिर मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्या पढ़ा, और 1 घंटा में मिलकर रखता था रीजनिंग और मैथ्स पे, ठीक है। ऐसी आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनाए, वो कैसे बनेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, अगर आपने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा, इस टाइम पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह हमारी सिलेक्शन हो, हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेन सब लोग लिखे, बट कॉन्फिडेंट भी साथ में रहना है, ठीक है। और इस एग्जाम को अच्छी खासी इज्जत भी देनी है, बिकॉज ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। अगर किसी की कुछ भी क्वेरी होगी, कोई एप्रीहेंशन होगी होगा, कोई चीज पूछना चाहेगा, तो आप वर्टिकल क्लासेस को कनेक्ट कर सकते हैं, आप इनसे हमें पूछ सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट यहाँ पे,
कि जब आप दोनों बी GS1 एंड GS2 में भी जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस चेक करना बहुत जरूरी है। आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले कि आपने कितने मार्क्स एक्वायर करे, आपने कितने मार्क्स एक्वायर करे, और किन चीजों में आपको उससे पता चल जाएगा योर गुड एंड योर वीक है। और उन लोगों के सोल्यूशन चेक करने, काफी बार ऐसा भी क्या होता है प्रीवियस ईयर से ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर होता है, अगर उस चीज के लिए आपको तो वापस किताबों पे भी जाना पड़े, यू कैन गो बैक एंड कंसेप्ट क्लियर योर कंसेप्ट्स बैक फ्रॉम योर बुक्स, फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स और एनीवेयर जो भी आपके पर्सनल नोट होंगे। बट इससे इससे आपको पता चल जाएगा वेयर यू लाइक, आपकी लेवल कहाँ है। एग्जाम में पहुंच के आप शॉक नहीं होंगे कि ये क्या हो गया है, आपको ऑलरेडी यहाँ से आप प्लानिंग करके ही जाएंगे कि आपकी लेवल क्या है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और एग्जाम में यू कैन डू बेटर एफिशिएंटली। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट टाइम मैंने ये जो PSI का उसमें बोला था, मैंने स्ट्रैटेजी दी थी, उसमें मैंने इनके लिए कहा था कि मैंने GST में थोड़ा ज्यादा विस्तार में बोला था। सब लोगों का कहना था कि एग्जाम 2 साल बाद नहीं है, 1 साल बाद नहीं है, वो मैंने उन लोगों के लिए कहा था जिन लोगों को बेसिक से अभी स्टार्ट करना है। बड़े सारे लोग होते हैं, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, काफी सारे लोगों के लिए जो हिट एंड ट्रायल मेथड है वो चल जा रहा है। बट जैसे मैं खुद की बात करूं, मैंने स्क्रैच से स्टार्ट करा है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं उनके लिए बता रहा था जिनको अपनी एक जीरो से बेस बनानी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हर कोई एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर उस पर एक होल्ड कमांड होनी चाहिए, जो आपको लगता है कि लास्ट में कोई टिकबिट बता देगा। लास्ट में हम क्या बता सकते हैं कि आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास जो नॉलेज है, हम उसको शेप कैसे दे सकते हैं, हम आपके पास जो कंटेंट है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने मेहनत करी है, उसको हम इफेक्टिवली प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हम उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। बट प्रायर थिंग इज कि आपको वो नॉलेज बेस जो है, जो आपको जो कंटेंट बेस वो पहले बनाना है। उसके लिए इधर आप खुद से भी बना सकते हैं, इधर आप किसी की हेल्प लेके, कोई गाइड हो, कोई मेंटर हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, आप उनसे भी ले सकते हैं। इसलिए जो मैंने उसमें वो कहा था, वो मैंने कहा था जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो इस PSI जो कमिंग PSI है एग्जाम है, या आगे वाले PSI का एग्जाम है, किसी चीज के भी, मतलब मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हु क्वालिफाइड JKPSC, उन लोगों ने सब इंस्पेक्टर एग्जाम भी पास करा है। मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स जो अभी ऑल इंडिया सर्विसेज में है, अगर आप खुद से लिस्ट उठाएंगे, नाम नहीं लूंगा, वो भी ऑल इंडिया सर्विस में IAS IPS में भी, दे हैव आल्सो डिक्लेयर्ड JKPSI एग्जाम। हमारे J&K के पर्टिकुलरली कश्मीर के, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं बोलूंगा, कुछ लोग हैं हमारे जो हमारे बैच में भी थे, दे आर अभी IPS है अभी, और साथ में JKPSI एग्जाम भी पास कर रहा है। तो बट उन्होंने JKPSI के लिए कुछ अलग से नहीं करा। आपके पास एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपने वो जो बेस जो है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट आपकी बनी होनी चाहिए। अब एंड पॉइंट पे हम कुछ 2-4 किताबों का नाम बोले, आपको रट लो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो काम करे, बट मेरे लिए वो कभी काम नहीं किया। ना कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन लोगों के लिए भी वो चीज कभी कार्यकर्ता साबित नहीं हुआ। तो उस चीज नो ऑफेंस उस चीज के लिए, बट मेजर एक तरीका वही है पास होने के लिए, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन किसी के लिए भी अभी अगर किसी ने नहीं इस चीज के लिए बेसिक से प्रिपरेशन करी होगी, प्रोसीजर फॉलो करा होगा, हो सकता है उसका प्रीलिम्स हो भी, अल्लाह करे उसका मेंस भी हो, इंटरव्यू भी हो, बट जो एक प्रॉपर वे है वो वही है हमारा, जो जाना स्टैंडर्ड NCERT से जंप करना, स्टैंडर्ड बुक्स पे साथ साथ में PYQ चलाना, साथ साथ में न्यूज़पेपर चलाना, सब चीजें साथ साथ में चलाना है। किसी का उसके वो हिट व्हाट इज दैट कॉल्ड, हिट ऑन द नेल, जो स्ट्रैटेजी आती है किसी की क्लिक कर जाती है, बट जो मेजोरिटी ऑफ द 80 या 90% ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए वो चीज वर्क नहीं कर रही। मैं फिर से बोलूं, किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी करें, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिल्कुल ग्राउंड से अपनी बेस बनाते चले, बस लास्ट में शॉर्टकट के लिए ना करें। अभी का भी शॉर्टकट के लिए नहीं था, ये बस बताने के लिए था कि आप कैसे खुद कॉन्फिडेंट रहे, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रहे, और जो माइन्यूट मिस्टेक्स हैं उनको कम करें, क्योंकि वो गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे पॉलिटी पोर्शन मेजरली और इकोनॉमिक्स पोर्शन भी मेजरली डुएबल लगता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को, तो उस चीज में गलती ना करें। अगर आपका, अगर किसी का कोई हिस्ट्री स्ट्रांग है, किसी का एनवायरमेंट स्ट्रांग है, जो भी उसका स्ट्रांग पार्ट है, जो भी डुएबल पार्ट है, जो भी कम से कम 20 से 30 सवाल बिल्कुल हलवा होते हैं, जो कि बिल्कुल डुएबल होते हैं, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन, जैसे अगर आपने किसी ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी होगी प्रीलिम्स की, उसमें होता है इजी, मीडियम एंड हार्ड। इजी वाला गलत होना इट्स अ ब्लंडर, वो नहीं होना चाहिए। हार्ड वाला गलत भी हो रहा है, मीडियम वाले में भी कहीं ना कहीं नहीं चलेगा, बट अगर चल भी, अगर हो गए 2-4 तो ठीक है। इजी वाले में कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज ओनली अपना बिल्कुल दिल दिमाग सोच समझ के इस पेपर को दे, ये इस पेपर को पूरी इज्जत देके दे कि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये आपको जो आपका सपना है सिविल सर्विस ज्वाइन करने का, लोगों की खिदमत करने का, ये आपको मौका दिला सकता है, वो आपको इस प्रिपरेटरी फेज से बाहर निकाल के कुर्सी पे बिठा सकता है। तो उसको उस सिंसियरिटी से ले, अल्लाह ताला पे भी भरोसा रखे, और खुद की सेहत का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखे। अगर बाकी हमारे कुछ हो तो प्लीज बताना। अल्लाह हाफिज।
फ़ी अमान अल्लाह।